नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा राजस्थान का, जहां पर कांग्रेस को आज लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव और गहलोत सरकार की बढ़ सकती है मुश्किलें। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत में एक्टिव कोरोना केस में गिरावट दर्ज की गई है और रिकवरी रेट भी बढ़ा। ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत ने चीन को एक बार फिर दिया बड़ा झटका। अब तेल कंपनियों ने चीनी जहाजों और टैंकरों पर लगा दी है रोक और पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। अंत तक खबर में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी के हर फैसले में उनका समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या भारत को चीन को सबक सिखाना चाहिए या नहीं। हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजस्थान बीजेपी आज लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, गहलोत सरकार की बढ़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई हैं। शुक्रवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कल ही सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बीजेपी का दावा नहीं बचेगी गहलोत सरकार। विधानसभा में भाजपा के नेता गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस अपने घर में टांका लगाकर कपड़ों को जोड़ना चाह रही है, लेकिन कपड़ा फट चुका है। ये सरकार जल्द ही गिरने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि यह सरकार अपने विरोधाभास से गिरेगी। बीजेपी पर यह झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके घर के झगड़े से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई, जबकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रतिनिधि ने भी बैठक में हिस्सा लिया। राज्यपाल के आदेश के बाद 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी सिर्फ कोरोना वायरस संकट, लॉकडाउन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की बात कही गई थी। इस बीच अब अगर भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो चर्चा के बाद अशोक गहलोत सरकार को अपना बहुमत साबित करना ही होगा। बगावत करने वाले सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस के पास पहुंच गए हैं। गुरुवार शाम को होने वाले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट गुट के विधायक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पायलट गुट की वापसी से कई विधायक नाराज हैं और इसकी ही चिंता पार्टी आलाकमान को सता रही है। दूसरी ओर बसपा विधायकों के विलय का मामला भी अभी अदालत में चल रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने पायलट गुट को मनाने के साथ साथ अपने कैंप के विधायकों को भी साथ रखने की चुनौती होगी। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इनमें से 107 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। साथ ही कई निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन है, जबकि बीजेपी के पास साथी पार्टियां मिलाकर 76 का आंकड़ा है। लेकिन हाल ही में हुए मनमुटाव के एपिसोड के बाद बहुमत साबित करना इतना आसान नहीं होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में एक्टिव कोरोना केस में गिरावट, रिकवरी रेट भी बढ़ा। जी हां दोस्तों, भारत में एक्टिव कोरोना केस के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी का प्रसार अब धीमा होने लगा है। जुलाई के आखिरी हफ्ते के मुकाबले अगस्त के पहले हफ्ते में एक्टिव केसों की संख्या लगभग आधी हो गई है और इसी अवधि में रिकवरी में करीब 40% की वृद्धि हुई है। फिलहाल भारत में 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जुलाई के आखिरी हफ्ते में कुल 1,05,183 एक्टिव केस जुड़े थे। अगस्त के पहले हफ्ते में यह संख्या घटकर 53,985 हो गई। भारत में रिकवरी रेट भी 70% है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में करीब 2.4 लाख संक्रमित लोगों को ठीक किया गया था। अगले हफ्ते यानी अगस्त के शुरुआती 7 दिनों में ये संख्या बढ़कर 3.32 लाख हो गई। एक्टिव केसों की संख्या से पता चलता है कि मौजूदा वक्त में कितने लोग संक्रमित हैं। कुल कंफर्म केसों में से रिकवरी और मौतों की संख्या को घटाकर एक्टिव केसों की संख्या का पता लगाया जाता है। भारत के कुल एक्टिव केसों में से 2/3 केस 5 राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में है। देश के कुल एक्टिव केसों में 1/4 अकेले महाराष्ट्र में है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने चीन को एक बार फिर दिया बड़ा झटका। अब तेल कंपनियों ने चीनी जहाजों और टैंकरों पर लगाई पाबंदी। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर जारी तनाव और चीन से बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की बड़ी तेल कंपनियों ने अपने कच्चे और पेट्रोलियम उत्पादों को लाने और ले जाने में चीन के जहाज और चीनी टैंकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय तेल कंपनियों का कहना है कि वे चीन के स्वामित्व वाले किसी भी ऑयल टैंकर या शिप का इस्तेमाल भारत में कच्चे तेल आयात करने या भारत से डीजल निर्यात
निर्यात करने के लिए नहीं करेंगे, भले ही उसे किसी थर्ड पार्टी ने ही रजिस्टर क्यों ना किया हो। ऐसा करने वाली थर्ड पार्टी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। भारतीय तेल कंपनियों ने फैसला किया है कि देश में तेल आयात और निर्यात करने के लिए लगने वाली बोली से चीनी जहाजों को बैन किया जाएगा। इन कंपनियों ने ओपेक देशों के साथ दुनिया भर के ऑयल ट्रेडर्स को साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी चाइनीज जहाज से भारत तेल नहीं भेजा जाए। हालांकि तेल कंपनियों के इस कदम से तेल के व्यापार पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऑयल टैंकर के बिजनेस में चीनी जहाजों की हिस्सेदारी ना के बराबर है। लेकिन तेल कंपनियों के इस कदम से दोनों देश के व्यापारिक रिश्तों में और खटास बढ़ेगी। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि भारत आने वाले ज्यादातर विदेशी तेल टैंकर लाइबेरिया, पनामा और मॉरिशस की कंपनियों के हैं। इस बिजनेस में चीन की हिस्सेदारी ना के बराबर है, इसलिए भारत के तेल व्यापार और तेल कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चीनी जहाजों का उपयोग सीमित है और इनका इस्तेमाल ज्यादातर लिक्विड पेट्रोलियम गैस के ट्रांसपोर्टेशन में होता है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में लाखों घरों की बिजली गुल, सीएम योगी ने दिए एसटीएफ जांच के आदेश, कहा सख्त कार्रवाई करें। जी हां दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बुधवार को अचानक उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लाखों घरों की बिजली कट होने से हड़कंप मच गया। पता चला कि बिजली गुल होने की समस्या उन घरों में आई जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं। कई घंटे तक प्रदेश के कई जिलों में अफरा तफरी का माहौल रहा। आखिरकार देर रात समस्या का समाधान कर दिया गया। उधर मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण की जांच यूपी एसटीएफ से कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जांच में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल मामले में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने घटना की एसटीएफ से जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। दरअसल बुधवार शाम 5 बजे स्मार्ट मीटर वाले प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के घरों की बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद हाहाकार मच गया। चाहे मंत्री आवास हो या अस्पताल, अपार्टमेंट हो या दुकान, सभी जगह ये समस्या सामने आई। बाद में प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार ने कहा कि स्मार्ट मीटर में खामी से नहीं बल्कि गलत कमांड देने से बिजली गुल हुई। गलत कमांड देने वाले एल&टी प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्रवाल और ईईएसएल यूपी हेड आदेश सक्सेना को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने के लिए ईईएसएल को ठेका दिया था। यूपी में स्मार्ट मीटर लगाने वाले ईईएसएल भारत सरकार का उपक्रम है। ईईएसएल ने प्रदेश में जीनस कंपनी के स्मार्ट मीटर लगवाए हैं। स्मार्ट मीटर में पहले भी मीटर जंप की खामी सामने आई थी। ऊर्जा मंत्री ने पहले ही इन स्मार्ट मीटर की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 6 माह बाद भी इन स्मार्ट मीटरों की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आडवाणी, जोशी समेत बाकी कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग हुई तेज, अखाड़ा परिषद भी मैदान में उतरा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद अब बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी अब कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग उठा दी है। कहा जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह को रामलला का स्थान मान लिया है, तो कार सेवकों के खिलाफ बाबरी ढांचा गिराए जाने का मुकदमा चलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने इस मामले केंद्र और यूपी सरकार से आडवाणी और जोशी समेत सभी कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग की है। प्रयागराज के गायत्री गंगा चैरिटेबल आश्रम के महंत प्रभाकर जी महाराज ने भी कहा है कि आडवाणी, जोशी समेत नेता काफी उम्र दराज हो चुके हैं। जब मस्जिद टूटी ही नहीं है तो फिर मुकदमा कैसा। उन्होंने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संतों और आम नागरिकों के समर्थन वाली चिट्ठी भेजने की बात कही है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर वकील सत्येंद्र कुमार गर्ग भी इसी तरह की मांग उठा चुके हैं। अकेले प्रयागराज के ही कई दूसरे संत महात्माओं ने भी आडवाणी और जोशी समेत सभी कार सेवकों के मुकदमे वापस लिए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैप्टन सरकार के लिए अपने ही बने मुसीबत, कांग्रेस नेताओं ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष आरोप लगाए तो कहा जाता है कि यह राजनीति से प्रेरित है, लेकिन अगर सत्ताधारी दल के नेता ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें तो उसे क्या कहा जाए। कम से कम पंजाब में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा, जहां कांग्रेस की सरकार के लिए उसके अपने ही नेता मुसीबत बन गए हैं। एक दो नहीं, आधा दर्जन नेताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन नेताओं का आरोप है कि पंजाब में माफिया राज काम कर रहा है
भ्रष्ट अधिकारी और सत्ताधारी पार्टी के नेता माफिया के आगे नतमस्तक होकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था का पटाधार कर रहे हैं। अवैध शराब, जहरीली शराब, ड्रग, केबल ट्रांसपोर्ट और खनन माफिया सरकारी खजाने को खाली कर चुका है। राज्य सरकार कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती कर रही है, खजाना खाली है और सरकार के पास केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। जिन समस्याओं को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने सत्ता का सफर तय किया, आज वो खुद ही उन्हीं समस्याओं में उलझ गई है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और शमशेर सिंह धुलो ने दावा किया है कि वे मुख्यमंत्री से कई बार माफिया राज को लेकर चेताया, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे पहले प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और विधायक परगट सिंह और विधायक अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग भी पंजाब में चल रहे माफिया राज की बात कर चुके हैं। इसी साल फरवरी महीने में परगट सिंह ने मुख्यमंत्री को बकायदा पत्र लिखकर माफिया राज की बात की और कहा था कि सरकार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। इसके अलावा विधायक अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने हाल ही में कहा था कि पिछले 3 साल में राज्य सरकार को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व का चूना लगा है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू भी माफिया राज की बात करके कैप्टन अमरिंदर सिंह कैंप के नेताओं के निशाने पर आ गए थे। फिलहाल कांग्रेस के नेता इन आरोपों से कन्नी काट रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा है कि सरकार राजनीति के आधार पर नहीं, गुण दोष के आधार पर कार्रवाई कर रही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। काशी विश्वनाथ मंदिर वर्सेस ज्ञान व्यापी मस्जिद केस, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश। जी हां दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद मथुरा और काशी को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने हलचल तेज कर दी है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले यह हलचल सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी है। इधर वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद मसले की सुनवाई भी चल रही है, जिस पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। इस बार की तारीख में जिला जज की अदालत ने प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए अग्रिम सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। बता दें कि पिछली तारीख 1 जुलाई को प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से जिला जज उमेश चंद्र शर्मा की अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। क्यों दाखिल की गई याचिका? प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अर्जी देकर ये कहा गया था कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। इस याचिका को कोर्ट ने खारिज करते हुए सुनवाई चालू रखने का आदेश दिया। इधर प्रतिवादी ने एक और अर्जी पेश की जिसमें कहा गया कि लखनऊ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण के पास प्रकरण को भेजा जाए। 25 फरवरी को ये याचिका भी सीनियर डिवीजन सिविल कोर्ट से खारिज हो गई। इसी के खिलाफ जिला जज की अदालत में 1 जुलाई को याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बेरोजगारों को बड़ी राहत देने की तैयारी, 6 महीने तक मिलेगा आखिरी वेतन के 50% के बराबर भत्ता। जी हां दोस्तों, केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक ESIC से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता आखिरी सैलरी के 50% के बराबर होगा। फिलहाल बेरोजगारी की स्थिति में आखिरी सैलरी के 25% के बराबर ही भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा भत्ते की अवधि भी महज 3 महीने की ही है। यही नहीं, मौजूदा नियम के मुताबिक इस स्कीम का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब इस लिमिट को भी खत्म किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों की मीटिंग में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ESIC के 3.2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा मिलेगा। PMO की ओर से यह ऐसा प्रस्ताव लाने का आइडिया दिया गया था। दरअसल कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जाने के चलते सरकार इस स्कीम में रियायत देना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लाभ मिल सके। अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में मिल रहे बेरोजगारी अलाउंस के तर्ज पर सरकार इस स्कीम के जरिए नौकरी गंवाने वाले लाखों लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। एक अधिकारी ने बताया कि बीते सप्ताह इस प्रस्ताव को PMO के समक्ष पेश किया गया था। अब इसे ESIC की मीटिंग में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार ने यह माना कि कोरोना लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर लघु एवं मध्यम उद्योगों के कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ी है। CMIE के डेटा के मुताबिक अप्रैल में पूरे महीने लॉकडाउन था और इसके चलते 121 मिलियन यानी 12.1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। हालांकि मई और जून में इसकी रिकवरी शुरू हुई और अब तक 9.1 करोड़ लोगों को रोजगार वापस मिला है। फिर भी 3 करोड़ लोग अब भी बेरोजगार की मार झेल रहे हैं, जिनके पास कोरोना काल से पहले कोई ना कोई काम था। बेरोजगार कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे। प्रस्ताव के मुताबिक बेरोजगारी भत्ते की सीमा आखिरी सैलरी के 50% के बराबर होगी और 6 महीने की अवधि तक मदद मिलेगी। अब तक इस स्कीम का लाभ लेने के लिए यह जरूरी था कि कर्मचारी ने 2 साल नौकरी की हो, लेकिन अब यह महज 78 दिन हो जाएगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव तय समय पर होने की वजह से बौखलाहट में है तेजस्वी यादव। जेडीयू। जी हां दोस्तों, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने गुरुवार को ट्वीट कर विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव को बंगरा घाट मामले को लेकर आड़े हाथ लिया है। याद रहे, कल सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5024 करोड़ रुपए की लागत से 2017 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया था। उन्हीं में बंगरा घाट का उद्घाटन शामिल था। उद्घाटन के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि बंगरा घाट का पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन अब जेडीयू ने उनके आरोपों को खारिज किया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि पहले भी गोपालगंज के पुल मामले को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव की किरकिरी हो चुकी है। इस बार भी बंगरा घाट को लेकर तेजस्वी यादव अब जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता ने बंगरा घाट को क्षतिग्रस्त होने की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि इस बार भी दरअसल बांध या छोटे छोटे पुलों को कोई क्षति नहीं पहुंची है, बल्कि नेपाल और बिहार के जल ग्रहण क्षेत्रों और अत्यधिक वर्षा, जल जमाव और जल की तेज रफ्तार के प्रभाव की वजह से बंगरा घाट से करीब 7 किलोमीटर दूर अप्रोक्ष रूप से दरार आई है। उसको भी जैसे पानी का दबाव कम होगा तुरंत दुरुस्त कर लिया जाएगा। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि हमें लगता है कि ऐसे बयानों के दम पर जो हताशा, झूठ और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित करने वाली पार्टी के नेता तेजस्वी यादव बार बार करने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझ से परे है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके माँ पिता लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में जो घोटालों का इतिहास रहा है उनको जनता नहीं भूली है, इसलिए हर बात पर कोलाहल और शोरगुल करने से सीएम नीतीश कुमार की ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता वे सवाल नहीं खड़े कर पाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में फिर से होगी टिकटॉक की एंट्री, खरीद सकता है रिलायंस। जी हां दोस्तों, देश में युवाओं के पसंदीदा चाइनीज ऐप टिकटॉक की एक बार फिर एंट्री हो सकती है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज टिकटॉक के भारतीय कारोबार को खरीद सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस और मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची हैं। रिलायंस और टिकटॉक की ओर से अब तक मामले पर प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको बता दें कि बीते जुलाई महीने में भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। सरकार ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत अन्य चाइनीज ऐप पर बैन लगाया है। बैन होने वाले ऐप में भारत में सबसे लोकप्रिय बैन के वक्त टिकटॉक के 30% यूजर भारतीय थे और इसकी करीब 10% कमाई भारत से होती थी। अप्रैल 2020 तक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से टिकटॉक के 2 अरब डाउनलोड किए गए थे। इनमें से करीब 30.3% या 61.1 करोड़ डाउनलोड भारत से थे। मोबाइल इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के अनुसार टिकटॉक का डाउनलोड भारत में चीन से भी ज्यादा हो गया है। चीन में टिकटॉक का डाउनलोड सिर्फ 19.66 करोड़ है, जो कि उसके कुल डाउनलोड का महज 9.7% हिस्सा है। अमेरिका में भी टिकटॉक बैन। पिछले सप्ताह अमेरिका ने भी चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन को मंजूरी दी थी। हालांकि अमेरिका ने बाइट डांस को टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर रेस में है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।